जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में स्वागत है। तो आज हम हिंदी लेक्चरर का हिंदी व्याख्याता का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है काल विभाजन। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा था। आशा है कि आप सभी ने वो लेक्चर जरूर देखा है और साथ ही साथ उससे पहले हमने हिंदी व्याख्याता के लिए सिलेबस भी डिस्कस किया है। तो आप सभी को जितनी भी वीडियो ये हुई हैं आपको कहाँ मिलेंगी? तो हिंदी लेक्चरर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और हमारी जितनी भी क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब में हो रही हैं, यदि आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप से मिलेगी। तो आप यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पे जा करके आप इनकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या, उससे जितनी भी वीडियो जब यूट्यूब में अपलोड होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, तो आप वो क्लासेस को अटेंड करते जाएंगे और अपना एक हम कभी भी किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो हमको कैसे करना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़े और 4 दिन ना पढ़ करके फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम अपने को डेली पढ़ना पड़ता है, तो डेली एक सीक्वेंस में पढ़ना रहता है। तो आप यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो में आ सकते हैं। ये सुविधा आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं काल विभाजन। देखिए अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार काल को विभाजित किया है, लेकिन काल का विभाजन एकाएक नहीं हो जाता है कि अचानक से कोई काल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है इसको विभाजित करने में, किसको? काल को विभाजित करने में। तो हिंदी साहित्य की इतिहास के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी विद्वानों ने काल विभाजन करने का प्रयास किया है, ठीक, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वास्तविक काल विभाजन फिर है क्या? तो आदिकाल के लिए हम पढ़ते हैं 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 तक। कहां से कहां तक? हम आदि काल के लिए पढ़ते हैं 1000 से 1350। भक्ति काल के लिए हम 1350 से 1650 तक पढ़ते हैं। रीति काल 1650 से 1850। देन आपका आधुनिक काल है 1850 से अद्यतन, यानी कि उसके बाद का समय आधुनिक काल। अभी क्या है? आधुनिक काल के अंतर्गत हम लेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया जिसको हम बोलते हैं, और फिर मॉडर्न पीरियड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अपने को अब याद भी तो होना है ना, ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ के निकल गए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो देखते देखते आपको चीजें याद भी हो, ठीक है। तो पहला कैसा है? 1000 से लेकर के 1350। देन 1350 के बाद क्या है? 1650। फिर 1650 के बाद क्या है? 1850। फिर उसके बाद क्या है? 1850 से फिर अद्यतन। तो सबसे पहले क्या आया? आदि। क्या आया? आदि। फिर क्या आया? भक्ति। फिर क्या आया? रीति। देन अगेन फिर उसके बाद में क्या आया? आधुनिक। क्या आया? लास्ट वाला तो याद ही रहेगा, आधुनिक। ये दोनों तो याद रहेंगे, आदि और आधुनिक। बीच में क्या है?
भक्ति और रीति, क्या आया है, भक्ति और रीति। तो भक्ति करते हैं ना, जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के लिए अपने को एक रीति, जैसे हम यदि हम ट्रिक यहाँ पे लगाएं, आप अपने अनुसार अपनी ट्रिक लगा करके याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, आदि, और लास्ट वाला क्या है, आधुनिक। भक्ति में कोई रीति नहीं देखी जाती। भक्ति में मतलब कि नियमावली, मतलब भक्ति एक अलग ही है ना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो वहां पे वो यदि हम देखेंगे तो अरे रानी है, रानी पैर में घुंघरू बांध के नाच रही है, गा रही है, ये नहीं। तो भक्ति में कोई रीति नहीं देखी जाती। एक हम ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए इसको, ठीक है। अदरवाइज आप अपने अनुसार इनको याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, आप इसी तरीके से याद करिए। मेरी कोशिश बस है छोटी सी कि आपको याद भी हो जाए, ठीक है, लास्ट में क्योंकि पूछूंगी आपसे। देन उसके बाद मिश्र बंधुओं ने, हमने भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु का नाम हमने देखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन क्या है, तो इन्होंने ये क्या है, एक नॉर्मल वास्तविक काल विभाजन। देन सबका अपना अपना मत है, अपना अपना मत में क्या आया, सबसे पहले हम देख रहे हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार इन्होंने कहा कि आरंभिक काल कहां से कहां तक रहेगा, तो पूर्व और उत्तर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है, 700 से लेकर के 1343 तक। फिर उसके बाद में उत्तर काल के लिए क्या बताया है, 1344 से 1444 तक, ठीक। फिर देखो पहले इधर को देख लो, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, देन परिवर्तन काल, कहां से कहां तक है देखना, सब में पूर्व उत्तर है। इसमें क्या बताया गया है, 1445 से 1560 तक, देन 1561 से 1680 तक। देन आपका अलंकृत क्या है, 1681 से 1790, देन 1791 से 1889, देन आपका 1890 से 1925, देन आपका 1926 से अद्यतन। अब चलो इसको याद करते हैं, वो वाला आई होप आपको याद हुआ होगा। पहले अब साथ में बोलो वो वाला, हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था आदि काल सबसे पहले, फिर हमने क्या पढ़ा था लास्ट में आधुनिक, फिर हमने क्या पढ़ा था, भक्ति में कोई रीति नहीं देखी जाती, बिल्कुल ठीक है। इसको कैसे पढ़े थे, 1000 से 1350 पढ़े थे। देन आपका 1350 से कहां तक पढ़े थे, 1650। देन हम कहां से पढ़े थे, 1600 से लेकर के 1850। देन हम लास्ट में क्या पढ़े थे, 1800 से अद्यतन, यही पढ़े थे ना, ठीक है, पिछले पेज में। अब ये पेज में अपने को पढ़ना है, क्या देखना है कि मिश्र बंधुओं ने क्या बताया है। तो पहले ये क्या है, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत और परिवर्तन, ठीक है। पहले साथ में बोल के पढ़ना है अपने को, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन। मिश्र बंधुओं ने पूर्व और उत्तर के क्रम में विभाजित किया है। सबसे पहले क्या है, 700 से लेकर के 1343, ठीक है। देन 1344 से 1444, ये हो गया पहला, ठीक है, आरंभिक। फिर उसके बाद हम आएंगे 1445 से 1560, देन 1561 से 1680, ये हो गया। देन उसके बाद 1681 से 1790, देन 1791 से क्या है 1889, देन आपका आ जाता है 1890, 1890 से 1925, देन आपका 1926 से आगे, ठीक है। तो ये देखो आप लोग क्या देखोगे, इन्होंने यहाँ पे जहाँ पे एंड किया है उसके बाद का चालू हुआ है, उसके बाद का चालू हुआ है, ये चीज को याद रखना। 2 भागों में विभाजित, उसके बाद का चालू हुआ है। इसका एमसीक्यू जब हम करेंगे ना तो और बेहतरीन तरीके से अपने को समझ में ये सब आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, आरंभिक,
आरंभिक, देन आपका ये माध्यमिक है, फिर उसके बाद में अलंकृत है, देन आपका परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन काल, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, देन परिवर्तन काल। आगे बढ़े, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर हम आते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैसे विभाजित किया। इन्होंने कहा वीर गाथा काल, देन भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, इन्होंने ऐसे विभाजित किया है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या ईयर दिया, इन्होंने 1050 से 1375। फिर उसके बाद भक्ति को इन्होंने क्या कहा, 1375 से 1700। रीति को क्या कहा इन्होंने, 1700 से 1900। गद्य को क्या कहा, 1900 से 1984। आचार्य शुक्ल ने कहा लेकिन हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने तो स्टार्ट किया था 1000 से स्टार्ट किया था ना। 1000 के बाद हमने कहाँ पे एंड किया था, 1350 में एंड किया था। क्या था वो, आदिकाल। लेकिन आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, 1050 से 50 में हमने एंड किया, इन्होंने 75 में एंड कर दिया। हमने 1350 से हम 1650 गए थे, ये 1375 से 1700 आए। फिर उसके बाद हम 1650 से 1850 गए थे, ये 1700 से कहाँ गए, ये 1900 गए। फिर हमने 1850 से फिर आगे पढ़ा, फिर ये कहाँ आए, ये 1900 से 1984 आए। हमने इसको क्या बोला, हमने इसको आदि बोला। हमने लास्ट वाले को क्या कहा, हमने आधुनिक कहा। हमने इसको क्या कहा, हमने भक्ति कहा। इसको क्या कहा, हमने रीति कहा। इन्होंने भी इसको भक्ति ही कहा, इन्होंने भी इसको रीति ही कहा, रीति ही कहा। लेकिन सबसे पहले वाले को इन्होंने वीर कहा, वीर गाथा कहा। लास्ट वाले को इन्होंने गद्य कहा। ऐसे करके याद करोगे ना तो याद होगा, अदरवाइज भूल जाओगे। लिख करके याद करना, नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ और फिर एग्जाम में सब कचड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर नंबर कट जाएंगे और जिसको याद है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो याद करने का एक तरीका होता है। ये आदि वाला और ये आधुनिक वाले को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा और गद्य कहा। ठीक है, और ये भक्ति रीति तो वैसी ही है। कहीं पे कोई डाउट अब बताओ, कहीं पे डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। फिर उसके बाद आ जाओ डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संधि काल, देन चारण काल, देन भक्ति काल, देन रीति काल। ठीक, अब देखो हम स्टार्ट करते थे 1000 से, ये स्टार्ट किए 750 से। ठीक, 750 से 1000 आए। फिर उसके बाद 1000 से 1375 आए। फिर उसके बाद 1375 से 1700 आए। फिर उसके बाद ये कहाँ गए, 1700 से 1900 गए। नाम क्या दिया इन्होंने, सबसे पहले को संधि कहा, दूसरे को चारण कहा, तीसरे को भक्ति कहा, चौथे को रीति कहा, चौथे को रीति कहा। भक्ति रीति, भक्ति रीति। अब देखो जब आचार्य शुक्ल, अब आप बताओ आचार्य शुक्ल ने भक्ति रीति कौन से क्रम में विभाजित किया, तो आचार्य शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के भक्ति और रीति में क्या कोई अंतर है। देखो 1775 से 1775 नहीं, 1375 से 1700 भक्ति, देख रहे हो ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और रीति के लिए क्या कहा इन्होंने, 1700 से 1900। अब देखो ये पेज में अब आप आओ भक्ति और रीति में, 1375 से 1700 और 1700 से 1900। देखो ये पेज, कहीं पे कोई अंतर है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा यदि याद नहीं किए रहोगे तो। याद करना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल ने भक्ति रीति के क्रम को
सेम कहा है, अलग नहीं है, है ना। जो इन्होंने विभाजित किया भक्ति और रीति को वो सेम है। इन्होंने दो चीज एक्स्ट्रा आगे जो जोड़ी है वो क्या है, संधि और चारण। संधि चारण में ये एक्स्ट्रा आगे का जोड़ दिए हैं, यानी कि 750 से 1000 और 1000 से 1375। ठीक, आगे बढ़े अब हम लोग। फिर उसके बाद ये है ये गणपति चंद्र के अनुसार। गणपति चंद्र ने कैसे बांटा, तो इन्होंने बांटा प्रारंभिक काल, देन मध्य काल, देन आधुनिक और भारतेंदु काल। प्रारंभिक को इन्होंने बताया 1184 से 1350। मध्य को दो भाग में बांटे, पूर्व और उत्तर। पहले को 1350 से 1500 और फिर उसके बाद 1500 से 1857। ठीक है। यदि मेरे से ना क्या बोलते प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में यदि गलती हो जाए ईयर का, तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी। ठीक है। उसको आप लोग जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक मुझसे, क्योंकि यदि बोलने में यदि गलती हो जाए तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करें फिर से अगेन। प्रारंभिक को क्या बोला गया, 1184 से 1350। देन मध्य को बोला गया पूर्व और उत्तर, तो 1350 से 1500। देन उत्तर को 1500 से 1857। आधुनिक कहां से आया, तो आधुनिक आया आपका 1850 से अद्यतन। देन भारतेंदु के लिए क्या कहा गया, 1850 से 1900, यानी कि वो राष्ट्रीयता का पूरा समय था। ठीक है। ऐसे किसने बांटा है, ऐसे गणपति चंद्र जी ने बांटा है। ठीक है। अब बताओ मिश्र बंधुओं ने कैसे बांटा। मिश्र बंधुओं ने पूर्व और उत्तर, सभी को पूर्व उत्तर में बांट दिया है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति रीति को किस क्रम में बांटा, तो आचार्य शुक्ल ने एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति रीति को कैसे बांटा, अभी जस्ट हमने देखा, बिना आपको मतलब पीछे गए। अब आप लोग बताओ क्या बांटा, तो भक्ति को उन्होंने बांटा था 1375 से कहां तक, 1700 तक। फिर रीति को बांटा है 1700 से 1900 तक। इस तरीके से अपने को याद करते हुए चलना है। ठीक है, गलती नहीं होना है अपने से एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़े हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। देन हम आते द्विवेदी काल को क्या कहा गया है, तो देखो इन्होंने भारतेंदु काल को राष्ट्रीयता के लिए कहा। ठीक है, कि वह राष्ट्रीयता का समय था। द्विवेदी काल को इन्होंने 1900 से 1920 तक का समय बताया, जो कि नव जागरण काल है। छायावाद 1920 से 1936, जो कि रहस्यवाद है। प्रगतिवाद 1936 से 1943, शोषण का विरोध। देन प्रयोगवाद है आपका कहां से कहां तक, 1943 से 1953, विकास का नया रूप। फिर नया रूप क्या है, 1953 से अद्यतन, यानी कि नई सोच नई उमंग। क्या है, नई सोच नई उमंग। ठीक है, याद रहेगा क्या आप लोगों को कि कैसे अब हमने इसको पढ़ा है। अब देखो याद तो करना ही पड़ेगा, एक बार में मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि एक बार देखते ही आपको याद हो जाए। जी नहीं, बार बार पढ़ेंगे तब तो याद होगा ही ना। ठीक है, अभ्यास करना है और अपने को याद करना है। द्विवेदी काल का क्या है, छायावाद का क्या है, प्रगतिवाद का क्या है, प्रयोगवाद का क्या है, ऐसे करके याद करना है। प्रगतिवाद शोषण का विरोध, छायावाद यानी कि प्रगति हो रही है ना, प्रगति हो रही है, अब सहेंगे नहीं हम, शोषण का विरोध करेंगे हम। छायावाद है, छाया मतलब जैसे कि शेड आ गया, शेड है ना, शेड है यानी कि कोई रहस्य की बात है। ठीक है, आओ इधर बताऊं तो एक बात, आओ इधर बताऊं तो एक बात, मतलब क्या, मतलब कि आओ किनारे तो बताऊं, यानी कि रहस्य है वहां पे, छाया रहस्य। ठीक है, द्विवेदी काल क्या है, नव जागरण। प्रयोग किया जाना मतलब नया, कुछ नया कर रहे हो तभी तो प्रयोग कर रहे हो ना, प्रयोग करके नया चीज निकाल रहे हो आप लोग, तो विकास का नया रूप है वो। ठीक, ऐसे करके अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। बताओ, छाया रहस्य,
प्रगति शोषण नहीं सहेंगे, क्यों हम अब एक्सप्लॉयटेशन क्यों सहे हम, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नया रूप दे रहे हैं हम लोग, ठीक, ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। देन आगे बढ़ो, तो गारसी द तासी, गारसा द तासी नाम ऐसे रहता है। गारसी द तासी ने जिन कवियों का उल्लेख किया है उनके जीवन वृत्त से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो धार्मिक तथा दरबारी परंपरा का वर्णन किया है, यह भी कहीं ना कहीं काल निर्धारण का आधार तय करती है। रीतिकालीन ग्रंथों में आचार्यत्व का जो रूप शुक्ल ने प्रस्तुत किया है वह तो स्वयं ही काल का स्वरूप तैयार करता है। शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदि काल का निर्धारण किया है, वे समस्त रचनाएं कहीं ना कहीं कुछ विशेष तथ्यों को छोड़ती हैं जिनसे काल निर्धारण में कुछ मदद मिलती है। ये क्यों मैंने पढ़ा, तो आओ बताती हूँ। काल विभाजन की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि काल अचानक से ये समय चल रहा है और आप स्टॉप करके आप ये नहीं बोलोगे नहीं अब नया समय स्टार्ट हो गया, नहीं, इसमें क्या होता है, एक कनेक्शन मिलता है। इन्होंने अपने अपने अनुसार अपना अपना मत दे दिया कि हाँ ये इस तरीके से विभाजित हुआ है, तो उसको ही यहाँ पे बताया गया है कि इनकी समस्त इनकी रचनाओं में पता चलता है कि अच्छा यहाँ से एक काल स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार बनाया जाता है वो व्यक्तिगत प्रयास है, इनके क्या है, व्यक्तिगत प्रयास है। किसी विषय वस्तु की प्रवृत्ति को लिया गया कि अच्छा इस तरीके का होगा, तभी अलग अलग लोगों के अनुसार हमने यहाँ पे चीजों को देखा है। ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसमें कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि एक काल का प्रारंभ तथा समापन एकाएक नहीं हो जाता है कि ये काल खत्म और ये काल प्रारंभ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसमें सदी मतलब कि काफी समय का अंतर हो जाता है और हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि इनके द्वारा प्रयास किया गया, हम नहीं, मतलब इनके द्वारा प्रयास किया गया ये बताने का कि यहाँ से ये काल, यहाँ से ये काल, इसीलिए हमने अलग अलग लोगों के अनुसार को पढ़ा। आदि काल के विभिन्न नाम हैं और ये आदि काल का क्या क्या नाम है, तो आइए उसको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा उसे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। देन राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। स्टार्ट कैसे किए थे? आदि काल। क्यों मैं ये बात को बोल रही हूं? देखो देखो ये लिखा है ना, वास्तविक काल विभाजन ये है। इसी को लोगों ने अलग अलग रूप में बताया। किसने क्या कहा, तो एक साथ हम अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है? आदिकाल को किसने क्या नाम दिया, अब आप बताओ। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को कहा? तो आपको अब आंसर पता है क्या? आदिकाल को कहा। समझ में आया आपको? गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल किस काल के लिए, प्रारंभिक काल का प्रयोग किस काल के लिए किया है? आदि काल के लिए किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल को किस नाम से संबोधित किया? वीर काल। राम कुमार वर्मा ने आदि काल के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? संधि काल एवं चारण काल। क्लियर है बातें? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं रहेगा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बताया। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। रमाशंकर शुक्ल ने बाल्यावस्था काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। वासुदेव सिंह तथा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने उद्भव काल कहा। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। तो इस काल का वास्तविक नाम
वीर गाथा काल ही रहा। क्या रहा? सबने अलग अलग नाम दिया, लेकिन इस काल का वास्तविक नाम क्या रहा? वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। आगे है आचार्य शुक्ल के 12 रचना। ठीक है, उनके आधार पर इन्होंने क्या कहा? अलग अलग नाम दिए हैं। तो आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाकर नाम की रचना, इन्होंने आधार क्या बनाया है? 12 रचनाओं को जब आधार बनाया गया तो नामकरण किया था। ठीक है, नामकरण किया था। और ये रचनाएं क्या है? आओ देखते हैं। 12 रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने कालों का नामकरण किया। वो रचनाएं क्या है? तो क्या है? पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। बीसल देव रासो, नरपति नालह की। खुमाण रासो, दलपति विजय। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। हमीर रासो, सारंगधर। फिर उसके बाद क्या है? परमाल रासो, जगनिक। जय जयमय सॉरी एक्सक्यूज मी प्लीज। नाउ वी शैल कंटिन्यू। देखो, परमाल रासो कहाँ पे स्टार्ट किए थे हम लोग? कि आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाकर नामकरण किया, और ये रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। बीसल देव रासो, नरपति नालह। खुम्माण रासो, दलपति विजय। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। हमीर रासो, शारंगधर। देन आपका परमाल रासो, जगनिक। देन आपका जय मयंक, जश चंद्रिका, मधुकर। कीर्ति लता, विद्यापति। कीर्ति पताका, विद्यापति। पूछा जाता है कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका किसकी है? तो विद्यापति की है, याद रखिएगा। ठीक है। खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो। विद्यापति पदावली, विद्यापति। 3 हो गया। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, देन विद्यापति पदावली। फिर जय चंद्र प्रकाश, भटकेदार। क्या है? भटकेदार। तो ये क्या है? आपकी 12 रचनाएं हुई जिनको आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन किया और उनका नामकरण किया था। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से ही जाना जाता है। याद रखना है अपने को, ठीक है, भूलना नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम आज की क्लास का समापन करते हैं। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई हैं और आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। नोट्स बनाते चलिएगा और हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप लोगों को जो है, ये जो आपका साहित्य वाला जो पार्ट है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को YouTube में करवाऊं, और अदरवाइज इसका जो है कोर्स भी हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में अब लॉन्च किया जा रहा है। तो जो कोई भी इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए, तो आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप से क्या कर सकते हैं? कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस वीडियो किस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है आप देख भी रहे हैं। ठीक है, और आपको अच्छी लग रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ जो भी मिलेगा, आप अलग से पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लास के साथ में, यानी कि वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अलग से है व्यवस्था, कोर्स में रहेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। कोर्स अभी मोबाइल ऐप में उपलब्ध नहीं है, लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको महाशिवरात्रि ऑफर, महाशिवरात्रि
ऑफर के अंतर्गत आपको छूट मिलेगी इस कोर्स के अंतर्गत, लेकिन वो ऑफर कुछ ही समय के लिए रहेगा। तो आप यदि इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।